हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16 ऑफ कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020, दैट इज कारो 2020। पॉइंट नंबर 12, 13, 14, 15, 16 वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। व्हाट पॉइंट नंबर 12 says, it talks about a निधि कंपनी। व्हाट इज निधि कंपनी? फर्स्टली वी गेट टू नो निधि कंपनी क्या होता है। एज पर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट, निधि कंपनी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। इट्स लाइक अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, लाइक मन्नपुरम गोल्ड लोन कंपनी जो होती है वो निधि कंपनी है, जिनके प्राइवेट लिमिटेड के पीछे निधि लिमिटेड भी लिखा रहता है। वो सब कंपनीज निधि कंपनीज होती है। अगर ऑडिटर चेक करेगा कौन कौन सी कंपनीज निधि कंपनी है जिनका काम ही अपने मेंबर्स को, सिर्फ मेंबर्स को उनसे डिपॉजिट्स लेना है, उनको लोन्स देना है। एज पर सेक्शन 406, निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स ओनली और गिव लोन टू इट्स मेंबर ओनली। वो अपनी डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स या एफडी डिपॉजिट, सब बैंकिंग की तरह ही वो सिर्फ अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन्स भी सिर्फ अपने मेंबर्स को ही देती है। मेंबर्स मीन्स द शेयर होल्डर, जिनको वो अपना शेयर होल्डर बनाती है। कोई भी एक शेयर परचेज करवा के देन का अकाउंट अपने कंपनी में खोलती है। सो निधि कंपनी इज लाइक अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया कि ये निधि कंपनी क्या होती है। लेकिन ऑडिटर क्या चेक करेगा इन दिस पॉइंट नंबर 12 ऑफ द कारो 2020, ऑडिटर देखेगा कि वेदर द निधि कंपनी, अगर वो निधि कंपनी है तो कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो 1:20 टू मीट द आउट द लायबिलिटी। उसका जितना नेट ओन फंड है उसका 20 टाइम्स वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। उससे ज्यादा उसको अलाउड नहीं है एज पर द कंपनीज एक्ट। यही बोला गया कि मैक्सिमम डिपॉजिट निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट दैट इज 20 टाइम्स ऑफ द नेट ओन फंड। नेट ओन फंड मतलब उनका दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस इफ एनी, या पीएल डेबिट है तो माइनस करके जो भी उनका नेट ओन फंड आता है उसका 20 टाइम्स ही वो निधि कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। तो नेट ओन फंड निधि कंपनी का 1 करोड़ है तो मैक्सिमम डिपॉजिट निधि कंपनी विल एक्सेप्ट 20 करोड़। अप टू 20 करोड़ मैक्सिमम डिपॉजिट निधि कंपनी इज अलाउएबल टू एक्सेप्ट। दैट इज 1 करोड़ इज द नेट ओन फंड, उसका 20 टाइम्स दैट इज 20 करोड़। तो ऑडिटर चेक करेगा कि 1:20 वाला क्राइटेरिया निधि कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर ये कंप्लायंसेस निधि कंपनी नहीं फॉलो करती है और उससे ज्यादा एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिटर रिपोर्ट। सेकेंड पॉइंट में बोला है कि वेदर द निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल्स 2014 to meet out the liability. He has to set aside some amount free reserve in any scheduled bank in order to pay to its member as and when required. और यहाँ पे परसेंटेज बोल दिया गया है कि 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट उसको फ्री रिजर्व में रखना पड़ता है। ऑडिटर भी ये चेक करेगा कि निधि कंपनी इस कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं। 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट जितना भी उसने एक्सेप्ट किया फ्रॉम द मेंबर्स, उसका 10% वो फ्री रिजर्व में इन शेड्यूल्ड बैंक वो रख रही है कि नहीं। अगर नहीं रख रही है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट देयरऑफ फॉर एनी पीरियड एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। यहाँ पे बोला है कि अगर निधि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो पेमेंट करने में डिफॉल्ट तो नहीं कर रही है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में या प्रिंसिपल पेमेंट करने में, और कितने पीरियड का डिफॉल्ट हो रहा है एंड इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। डिटेल्स इसमें डाल। नाउ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पॉइंट नंबर 13 of the CARO 2020, what it says, whether all the transactions with the related party are in compliances with section 177 and section 188 of the Companies Act where applicable and details have been disclosed in the financial state etc as required by the applicable accounting standard AS 18 और Ind AS 24। यहाँ पे दो चीज चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है कंपनी अगर कर रही है तो वो कंप्लायंसेस कर रही है क्या एज पर सेक्शन 177 एंड सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर रही है क्या वो ट्रांजेक्शन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 18 एंड एज पर इंड AS 24 के हिसाब से। आप लोग सब जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में AS 18 इंड AS 24 टॉक्स अबाउट द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन।
जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है विद द ग्रुप कंपनीज, विद द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, की फाइनेंशियल पर्सनल्स ऑफ द कंपनी, तो सारा डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है। ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स में ये सब डिस्क्लोजर गया है कि नहीं, जो भी परचेज का, सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है रिलेटेड पार्टी के साथ, विद द ग्रुप कंपनीज, विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, विद द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो सारा डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट वो देखेगा कि कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एज पर सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 177 बोलता है कि ऑडिट कमेटी के बारे में कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी ने की है रिलेटेड पार्टी के साथ, ट्रांजेक्शन का अप्रूवल लिया है ना कि वी कैन डू दिस ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल लिए रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन का कंप्लायंसेस एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट नहीं हो सकता। और ऑडिटर ये चेक करेगा, अगर ये नहीं हुआ है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिट। पहले ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर उसको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है विद द रिलेटेड पार्टी। सेक्शन 188(1) बोलता है बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड इन बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 188 क्लॉज 1 बोलता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है ना कंपनी ने इन बोर्ड मीटिंग इन ऑर्डर टू डू द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। 188 क्लॉज 2 बोलता है कि अगर ट्रांजेक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, जो इस सेक्शन में 188(2) में सम ऑफ द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड है कि अगर आप इस लिमिट से ज्यादा रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग। तो पहला अगर आपने लिमिट के अंदर में किया है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन इज पास्ड इन बोर्ड मीटिंग, आप चेक कर लीजिए। लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा आपने कि 10% ऑफ द टर्नओवर लिमिट से ज्यादा अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। और ये चेक कहाँ से करेगा ऑडिटर? मिनट्स बुक से, MBP4 रजिस्टर जो कंपनी फॉर्म करती है उससे चेक करेगा, जनरल मीटिंग के रजिस्ट्रार से चेक करेगा, इन ऑर्डर टू चेक द कंप्लायंसेस पार्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ऑडिटर कुछ फाइन करेगा कि ये सब कंप्लायंसेस फॉलो नहीं हुए, ही शुड रिपोर्ट इन हिज कारो रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 14 क्या बोलता है? इंटरनल ऑडिट के बारे में। इंटरनल ऑडिट भी कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। सब कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ, डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है बाय द कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर वेदर चेक करेगा कि कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है तो कंपनी उस इंटरनल ऑडिट सिस्टम को फॉलो कर रही है कि नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा वेदर द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वे कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट को रिव्यू करेगा बिफोर फॉर्मिंग हिज रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिटर का क्या ऑब्जर्वेशन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट भी, वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट, उस पीरियड का इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट लेगा और उसको कंसिडर करेगा बिफोर प्रिपेयरिंग हिज ऑडिट रिपोर्ट। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हिम एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? एनी एसेट के बदले में कोई एसेट ले रहे हो, तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन है तो कंपनी ने सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया है कि नहीं, ऑडिटर विल चेक। वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसके साथ किया है कंपनी ने? डायरेक्टर्स के साथ या कोई भी पर्सन जो डायरेक्टर से कनेक्टेड हो। नॉन कैश ट्रांजेक्शन मींस बार्टर सिस्टम। बार्टर ट्रांजेक्शन किया है क्या? बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब अगर आपने कोई एसेट लिया है इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, उस डायरेक्टर से आपने एसेट लिया और कंपनी ने उसको एसेट दिया। इफ एन एसेट इज एक्सचेंज विद डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर्स, पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर्स मींस रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर के साथ हुआ है ये ट्रांजेक्शन, या कोई प्राइवेट कंपनी के साथ हुआ है ये ट्रांजेक्शन, फर्म के साथ हुआ है, पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो डायरेक्टर पार्टनर है, तो ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, ऑडिटर शुड रिपोर्ट। सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट के लिए दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। एक तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं बिफोर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन, बार्टर ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो लेकिन आपको कंप्लायंसेस करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है ना इन जनरल मीटिंग। ऑडिटर विल चेक थ्रू मिनट्स बुक और बोथ द एसेट्स मस्ट बी वैल्यूड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर तो फेयर वैल्यूएशन पे ही ट्रांजेक्शन करवाता है, तो इधर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपने रिपोर्ट ली है ना बाकायदा बिफोर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन।
ट्रांजेक्शन। वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करेगा उस एसेट्स का और मिनट्स चेक करेगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं इन जनरल मीटिंग बिफोर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन। नाउ पॉइंट नंबर 16 टॉक्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी कंपनी इज जस्ट लाइक अ बैंकिंग कंपनी, पर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज सिमिलर टू बैंक्स। बैंक्स के तरह ही ये सर्विस प्रोवाइड करती है बट डज नॉट हैव अब बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। इनको एनबीएफसी का आरबीआई से अलग से एक रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। दे हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरबीआई। का काम ही लोन देना लोन लेना होता है। इट ऑफर्स लोन, एसेट फाइनेंसिंग करती है, अदर सर्विसेज बट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। दे आर द एनबीएफसी कंपनी। तो एनबीएफसी कंपनीज फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस है कि उनका जो फाइनेंशियल एसेट होता है ना वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट होना चाहिए। मतलब जो लोन्स गिवन और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो टोटल एसेट का 50% से ज्यादा होना चाहिए। और जो इनका इनकम जनरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इनकम, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, मतलब फाइनेंशियल इनकम जो होना चाहिए वो 50% से ज्यादा, वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम होना चाहिए, तब वो एनबीएफसी का कंडीशंस को फुलफिल करेगी। बहुत सारी कंपनीज होती है जो एनबीएफसी कंपनीज का काम तो करती है बट दे विल नॉट टेक द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का फिर बहुत सारा कंप्लायंसेस करना पड़ता है उनको। तो ऑडिटर चेक करेगा वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द आरबीआई 1934(2) ऑफ द, एंड इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो ऑडिटर देखेगा कि अगर कंपनी का काम लोन देने का, इन्वेस्टमेंट का है और ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कंपनी, तो उन्होंने आरबीआई का रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं। अगर लिया है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट कि उन्होंने आरबीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया पर दे आर डूइंग इन द वर्क ऑफ एनबीएफसी का। नाउ सेकंड पॉइंट इज वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1930। अगर हाउसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है कंपनी का, होम लोन दे रही है और उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया है विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई, ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिटर। अगर कोई भी कंपनी होम लोन देती है और उनका एक्टिविटी हाउसिंग लोन देने का है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आरबीआई। वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स उनका काम है पूरा इन्वेस्टमेंट करने का। कोर मतलब हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन मेड बाय आरबीआई, एंड इफ सो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी, एंड इन केस द कंपनी is exempt or unregistered CIC, whether it continues to fulfill the criteria. Core investment companies का क्या क्राइटेरिया होता है? उनका 90% और मोर ऑफ द टोटल एसेट उनका इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है और उस इन्वेस्टमेंट पार्ट में से 60% और मोर ऑफ में से वो इक्विटी का पार्ट होता है। दे आर जनरली अ होल्डिंग कंपनी। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज की होल्डिंग कंपनीज होती है जिनका मोस्ट ऑफ द काम ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। 60% और मोर ऑफ द शेयर्स दे होल्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। 90% और मोर तो इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें से 60% और मोर ऑफ द इक्विटी पार्ट होता है सीआईसी कंपनीज। अगर कंपनी सीआईसी कंपनीज है तो उन्होंने आरबीआई का रेगुलेशन को फुलफिल किया है कि नहीं, ऑडिटर विल चेक। और अगर वो एग्जेम्प्ट है और वो अनरजिस्टर्ड सीआईसी है तो अनरजिस्टर्ड सीआईसी का भी जो कंडीशन है वो फुलफिल किया है। वेदर द ग्रुप हैज मोर देन वन सीआईसी। अगर बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, एक कंपनी है उनमें बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, तो उन ग्रुप कंपनीज में एक से ज्यादा सीआईसी है कि नहीं, ऑडिटर विल चेक। और अगर है तो आप नंबर ऑफ द सीआईसीज विच आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, कितने नंबर ऑफ सीआईसीज है उस पार्ट ऑफ द ग्रुप में, ऑडिटर शुड रिपोर्ट इन हिज ऑडिटर। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।